दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है। ये दूसरा सेशन है। पहले सेशन में आपके पास 54 प्रश्न भेज चुका हूं। अब दूसरे सेशन का 55 नंबर प्रश्न के साथ आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। आपके साथ भेज रहा हूँ। इस सेशन को देखने का प्रयास करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे और इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ वो भी उठा सकें और उनसे भी कहें कि इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करो और जो भी वीडियो देखें पूरा देखें, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिल पाएगा। वीडियो आधा अधूरा या स्किप करके ना देखें। तो चलिए पहला प्रश्न इसका चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 55, चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांत बनाए रखने का समझौता करने वाला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांत बनाए रखने वाला का समझौता करने वाला। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांत बनाए रखने का समझौता करने वाला भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था, या लाल बहादुर शास्त्री, या राजीव गांधी, या पीवी नरसिम्हा राव थे। प्रश्न नंबर 55 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 55 में ये समझौता किसने किया था, किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो प्रश्न नंबर 55 में ये चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांत बनाए रखने का समझौता करने वाले पीवी नरसिम्हा राव थे। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने चीन की कभी यात्रा नहीं की। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने चीन की कभी यात्रा नहीं की। प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन देखते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू थे, या सोनिया गांधी थी, या राजीव गांधी, या पीवी नरसिम्हा राव? तो भारत का वो प्रधानमंत्री जिसने कभी चीन की यात्रा नहीं की थी, वो प्रधानमंत्री का नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी चीन की कभी यात्रा पे नहीं गई। तो प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 57 पे आ जाए। यह देश दो चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है, किस देश की ओर संकेत किया गया है? प्रश्न नंबर 57 में ऑप्शन देखें। पाकिस्तान की ओर, बांग्लादेश की ओर, श्रीलंका की ओर, या नेपाल की ओर? यह देश दो चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है। यह किस देश की ओर इशारा या संकेत किया जा रहा है? तो नेपाल की ओर। भारत नेपाल के छोटा भाई अपना मानता है और नेपाल के बारे में ऐसा प्रयोग किया गया कि नेपाल दो चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है। तो प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 58 पे आ जाएं। दिसंबर 1996 में फरक्का में गंगा जल बंटवारे से संबद्ध ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला नेता। दिसंबर 1996 में फरक्का में गंगा जल बंटवारे से संबद्ध ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नेता कौन है? तो चलिए देखते हैं भाई। ऑप्शन है श्रीमती शेख हसीना और इंद्र कुमार गुजराल हैं, या श्रीमती शेख हसीना और HD देवगौड़ा हैं, या बेगम खालिदा जिया और इंद्र कुमार गुजराल हैं, या बेगम खालिदा जिया और HD देवगौड़ा हैं। प्रश्न नंबर 58 का
उत्तर करने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 58, दिसंबर 1996 में फरक्का में गंगा जल बंटवारे से संबंध ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे श्रीमती शेख हसीना और HD देवगौड़ा। प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मार्च 2012 में भारत की यात्रा करने वाले नेता। मार्च 2012 में भारत की यात्रा करने वाले नेता कौन है भाई? तो राष्ट्रपति एल्सिन या श्रीमती शेख हसीना या राष्ट्रपति हू जिनताओ या नवाज शरीफ। प्रश्न नंबर 59 का उत्तर देने का प्रयास करें। मार्च 2012 में भारत की यात्रा करने वाले नेता राष्ट्रपति हू जिनताओ हैं। प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो में या नेपाल में या काठमांडू में या माले में? 18वां सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 18वां सार्क शिखर सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया। नेपाल में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई प्रश्न नंबर 61 पे आ जाएं। अक्टूबर 2013 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस पड़ोसी देश की यात्रा की थी? प्रश्न नंबर 61, ये बांग्लादेश की यात्रा की या पाकिस्तान की या भूटान या चीन की? अक्टूबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस पड़ोसी देश की यात्रा की थी? तो यात्रा करने वाले थे भाई चीन की। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62 पे आ जाएं। किस देश में निर्मित वस्तुएं अब सीमा शुल्क से मुक्त और बिना किसी यात्रा प्रतिबंध के भारतीय बाजार में आ सकती हैं? किस देश में निर्मित वस्तुएं अब सीमा शुल्क से मुक्त और बिना किसी यात्रा प्रतिबंध के भारतीय बाजार में आ सकती हैं? वो देश का नाम नेपाल है या चीन या पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो उस देश का नाम है भाई भारत का छोटा भाई नेपाल। प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। लाहौर घोषणा का संबंध किससे है? लाहौर घोषणा का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन देखते हैं। राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो से या गुजराल नवाज शरीफ से या वाजपेयी नवाज शरीफ से या देवगौड़ा नवाज शरीफ से? प्रश्न नंबर 63 का उत्तर दें भाई। लाहौर घोषणा का संबंध वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ से है। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 पे आ जाएं। तुलबुल नौवहन परियोजना का संबंध किससे है? तुलबुल नौवहन परियोजना का संबंध किससे है भाई? तो भारत पाकिस्तान से है या भारत श्रीलंका से या भारत बांग्लादेश से या भारत चीन से? तुलबुल नौवहन परियोजना का संबंध भारत और पाकिस्तान से है। प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 65 पे आ जाएं। 28 से 30 मई 1998 को भारत के किस पड़ोसी ने 6 नाभिकीय परीक्षण किए? 28 से 30 मई
1998 को भारत के किस पड़ोसी ने 6 नाभिकीय परीक्षण किए? तो भाई ये चीन ने किया था, या पाकिस्तान ने किया था, या बांग्लादेश ने किया था, या अफगानिस्तान ने किया था। प्रश्न नंबर 65 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो 28 से 30 मई के बीच भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने 6 नाभिकीय परीक्षण किया था। प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 66 पे आ जाएं। बस राजनय किससे संबंधित है? बस राजनय किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश से, भारत भूटान से, भारत श्रीलंका से, भारत अफगानिस्तान से। बस राजनय किससे संबंधित है? तो बस राजनय का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67 पे आ जाएं। भारत में प्रमाण बटन किसके हाथ में सौंपा गया है? भारत में प्रमाण बटन किसके हाथ में सौंपा गया है? प्रश्न नंबर 67 का ऑप्शन देख लेते हैं। ये राष्ट्रपति के, या रक्षा मंत्री के, या प्रधानमंत्री के, या संसद के। भाई इस प्रश्न को ध्यान से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। भारत में प्रमाण बटन किसके हाथ में सौंपा गया है? तो ये भाई सौंपा गया है प्रधानमंत्री के हाथ में। प्रधानमंत्री पे अपना सही का निशान लगाएंगे, प्रधानमंत्री पे अपना गोला काला करके आएंगे भाई। प्रश्न नंबर 67 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68 पे आ जाएं। भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा कब की? प्रश्न नंबर 68 का विकल्प देख लेते हैं। 1989 में, या 1990 में, या 1991 में, या 1992 में। प्रश्न नंबर 68 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा कब की? तो ये किया था 1992 में। प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा तत्व भारत इजराइल रिश्तों को प्रभावित करता है? निम्नांकित में से कौन सा तत्व भारत इजराइल रिश्तों को प्रभावित करता है? प्रश्न नंबर 69 का देखेंगे ऑप्शन। तो हथियार प्रभावित करता है, या तेल प्रभावित करता है, या सोना प्रभावित करता है, या शरणार्थी। प्रश्न नंबर 69 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। तो भारत इजराइल के रिश्तों को प्रभावित करता है तेल भाई। प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रूसी संघ की विदेश नीति का निर्माता कौन है? रूसी संघ की विदेश नीति का निर्माता कौन है? तो ये गोर्बाचेव हैं, या एल्त्सिन हैं, या ग्रोमिको हैं, या ब्रेजनेव हैं। रूसी संघ की विदेश नीति का निर्माता कौन है भाई? उत्तर देने का प्रयास करें। रूसी संघ की विदेश नीति का निर्माता एल्त्सिन महोदय हैं, एल्त्सिन। प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रूसी संघ निम्नांकित में से किसका सदस्य है? रूसी संघ निम्नांकित में से किसका सदस्य है? G15 का सदस्य है,
या स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का सदस्य है, या वार्सा संघ का सदस्य है, या एपेक का सदस्य है। प्रश्न नंबर 71 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो रूसी संघ निम्नांकित में से, तो रूसी संघ स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का सदस्य है। प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72 देखें। स्टार्ट सेकंड संधि पर, स्टार्ट सेकंड या द्वितीय संधि पर हस्ताक्षर करने वाला नेता कौन था? प्रश्न नंबर 72 ऑप्शन देखते हैं। बिल क्लिंटन एल्त्सिन, बिल क्लिंटन गोरबाचेव, जॉर्ज बुश गोरबाचेव, जॉर्ज बुश बोरिस एल्त्सिन। स्टार्ट सेकंड संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नेता का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 72 का उत्तर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 72, तो स्टार्ट सेकंड संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नेता ऑप्शन दा सही है, जॉर्ज बुश और बोरिस एल्त्सिन थे। 72 नंबर प्रश्न का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और सेशन को पूरा देखें, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। आधा अधूरा देखने पे सेशन का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है उसमें सफल नहीं होगा। आप पूरा देखेंगे तो ये ऐसे प्रश्न हैं कि इसी में हमारे प्रतियोगी भाई मात खा जाते हैं और नियुक्ति पत्रों को नहीं मिल पाता है। पूरी फुल तैयारी करवाएंगे। ये पूरा होने के बाद हम रिवीजन क्लास भी चलाएंगे। रिवीजन क्लास में जितने भी प्रश्न अब तक आ चुके हैं किसी भी स्टेट के किसी भी आयोग में, हम सबका इकट्ठा करेंगे, सबका संग्रह करेंगे और उसको हस्तलिखित प्रश्नों के द्वारा आपके पास भेजेंगे। बस आप चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब सेशन को डालें तो आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 73, क्रायोजेनिक इंजनों का समझौता किसके मध्य हुआ? क्रायोजेनिक इंजनों का समझौता किसके मध्य हुआ? तो रूस और चीन के मध्य हुआ, या रूस और जापान के मध्य हुआ, या भारत और रूस के मध्य हुआ, या रूस और अमेरिका के मध्य हुआ? क्रायोजेनिक इंजनों का समझौता किसके मध्य हुआ? प्रश्न नंबर 73 का उत्तर दे भाई। क्रायोजेनिक इंजनों का समझौता किसके मध्य हुआ? तो ये भारत और रूस के मध्य हुआ भाई, भारत और रूस के मध्य। प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। रूसी संघ किसका सदस्य बनने के लिए प्रयत्नशील रहा? रूसी संघ किसका सदस्य बनने के लिए प्रयत्नशील रहा? तो G7 का, या G15 का, या G24 का, या G77 का? रूसी संघ किसका सदस्य बनने के लिए प्रयत्नशील रहा? तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई। रूसी संघ किसका सदस्य बनने के लिए प्रयत्नशील रहा? तो प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। G7 का सदस्य बनने के लिए प्रयत्नशील रहा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस संगठन के साथ रूस ने शांति के लिए सहभागिता समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस संगठन के साथ रूस ने शांति के लिए सहभागिता समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये सार्क के साथ, या एपेक के साथ, या वार्सा पैक्ट के साथ, या नाटो के साथ? चलिए भाई, किस संगठन के साथ रूस ने शांति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए?
तो ये समझौता था भाई, ये संगठन था वार्सा पैक्ट। प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। कुरील टापुओं को लेकर किन देशों में विवाद है? कुरील, भाई कुरील टापुओं को लेकर किन देशों में विवाद है? चीन और जापान में, रूस और जापान में, अमेरिका और जापान में, जापान और इंडोनेशिया में। प्रश्न नंबर 76 का उत्तर करेंगे भाई। कुरील टापुओं को लेकर किन देशों में विवाद है? तो एक तो बात क्लियर हो गई, चारों ऑप्शन में जापान है। अब दूसरा देश कौन है? तो प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा, रूस और जापान के बीच कुरील टापुओं को लेकर रूस और जापान देशों में विवाद है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 77, जनवरी 2007 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश की यात्रा की? जनवरी 2007 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश की यात्रा की? अमेरिका की, या जापान की, या भारत की, या चीन की? तो जनवरी 2007 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत देश की यात्रा किया था। प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। सोवियत संघ के बिखराव के बाद वे कौन से 4 गणतंत्र हैं जिनकी धरती पर परमाणु हथियार मौजूद हैं? सोवियत संघ के बिखराव के बाद वे कौन से 4 गणराज्य हैं जिनकी धरती पर परमाणु हथियार मौजूद हैं? प्रश्न नंबर 78 का विकल्प देखें तो रूस, यूक्रेन, लिथुआनिया व लाटविया, इनके पास मौजूद है परमाणु हथियार, या रूस, उज्बेकिस्तान, लिथुआनिया और अजरबैजान के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, या रूस, बेलारूस, लाटविया एवं जॉर्जिया के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, या रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस व यूक्रेन के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 78, चलिए भाई इसका हम आपको उत्तर बताते हैं। सोवियत संघ के बिखराव के बाद रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस व यूक्रेन के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रूसी संघ की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण क्या है? रूसी संघ की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण क्या है? पूंजीवाद का विरोध, या संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग, या साम्राज्यवाद का विस्तार, या साम्यवाद का प्रसार। प्रश्न नंबर 79 का उत्तर दें भाई। रूसी संघ की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण क्या है? तो रूसी संघ की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग। प्रश्न नंबर 79 में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति क्या है? एशिया का नवजागरण, या शीत युद्ध का अंत, या वेदांत, या यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। प्रश्न नंबर 80 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 80 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति क्या है भाई? तो नई प्रवृत्ति है शीत युद्ध का अंत। प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 81 पे आ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति माना जाता है एक ध्रुवीय विश्व या द्विध्रुवीय विश्व या बहुध्रुवीय विश्व या उपयुक्त सभी। तो देखिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति में द्विध्रुवीय विश्व ये समापन हो गया, बहुध्रुवीय विश्व था नहीं, उपयुक्त सभी नहीं, ये दो कट गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति माना जाता है एक ध्रुवीय विश्व। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 82 पे आ जाएं। किस घटना के बाद एक ध्रुवीय विश्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन्मुख हुई? प्रश्न नंबर 82, किस घटना के बाद एक ध्रुवीय विश्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन्मुख हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के बाद या खाड़ी युद्ध के बाद या ईरान इराक युद्ध के बाद? प्रश्न नंबर 82 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किस घटना के बाद एक ध्रुवीय विश्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन्मुख हुई? तो ये देश है भाई, ये युद्ध है खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध के बाद विश्व एक ध्रुवीय राजनीति की ओर उन्मुख हुई थी। प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 83 पे आ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय नवगठित संगठन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय नवगठित संगठन कौन सा है? प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन देख लेते हैं। G8, हाँ भाई ये है। एपेक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G15 भी संगठन है। तो यानी तीनों संगठन है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मस्तिष्क में आया? प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन के या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक के या रूसी राष्ट्रपति एल्त्सिन के या ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर के? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक के निर्माण का विचार सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक के दिमाग या मस्तिष्क में आया। प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। एपेक का विचार सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक के मस्तिष्क में आया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 85, खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना देखने वाला देश। खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना देखने वाला कौन था भाई? राष्ट्रपति एल्त्सिन थे या राष्ट्रपति बिल क्लिंटन या राष्ट्रपति जॉर्ज बुश या राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला? प्रश्न नंबर 85 का उत्तर करें भाई। खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना देखने वाले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश महोदय थे। जॉर्ज बुश। 85 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 86 पे आ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नवीन प्रवृत्ति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नवीन प्रवृत्ति क्या है? साम्यवाद का अवसान है, सोवियत संघ का बिखराव है, पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र की बहार भी है। तो आपका प्रश्न नंबर 86 का ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 86 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नवीन प्रवृत्ति में ये तीनों बातें हैं। आपका उत्तर द। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 87 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। G15 की भूमिका पर, या निर्गुट आंदोलन की भूमिका पर, या यूरोपीय साझा बाजार की भूमिका पर, या सार्क की भूमिका पर। प्रश्न नंबर 87 का उत्तर दें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में निर्गुट आंदोलन की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग गया, प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। प्रश्न नंबर 87 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 88 वह संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक माना जाता है। वह संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। तो ये नाटो को अप्रासंगिक माना जाता है, या G8 को अप्रासंगिक माना जाता है, या G15 को माना जाता है, या एपेक को। वह संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक माना जाता है, तो ये नाटो को माना जाता है भाई। नाटो को अप्रासंगिक माना जाता है। प्रश्न नंबर 88 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 89 पे आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ऐतिहासिक घटना क्या है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ऐतिहासिक घटना। तो यूगोस्लाविया का बिखराव, या चेकोस्लोवाकिया का विभाजन, या जर्मनी का एकीकरण, या राष्ट्रपति येल्त्सिन की अमेरिकी यात्रा। प्रश्न नंबर 89 आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ऐतिहासिक घटना क्या है। तो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ऐतिहासिक घटना है जर्मनी का एकीकरण। प्रश्न नंबर 89 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 90 द्वितीय अरब इजराइल युद्ध का तात्कालिक प्रमुख कारण। द्वितीय अरब इजराइल युद्ध का तात्कालिक प्रमुख कारण क्या था। तो जोर्डन नदी के पानी का विवाद, या सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, या शरणार्थियों की समस्या, या सीमा विवाद। प्रश्न नंबर 90 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। द्वितीय अरब इजराइल युद्ध का तात्कालिक प्रमुख कारण। तो इस द्वितीय अरब इजराइल युद्ध का तात्कालिक प्रमुख कारण है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण। प्रश्न नंबर 90 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 91 पे आ जाएं। सितंबर 1975 का सिनाई समझौता किसके बीच हुआ। सितंबर 1975 में सिनाई समझौता किसके बीच हुआ। प्रश्न नंबर 91 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो मिस्र और इजराइल के बीच हुआ, या सीरिया और इजराइल के बीच, या जॉर्डन और इजराइल के बीच, या PLO और इजराइल के बीच। सितंबर 1975 का सिनाई समझौता मिस्र और इजराइल के बीच हुआ। प्रश्न नंबर 91 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 92
पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने हेतु कैंप डेविड में शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने हेतु कैंप डेविड में शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश हैं या निक्सन हैं या जिम्मी कार्टर हैं या बिल क्लिंटन हैं? प्रश्न नंबर 92 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने हेतु कैंप डेविड में शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर थे। जिम्मी कार्टर। 92 प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई प्रश्न नंबर 93 पे आ जाएं। पश्चिमी एशिया शांति वार्ताओं में मध्यस्थ भूमिका अदा करने वाला देश। पश्चिमी एशिया शांति वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका अदा करने वाला देश जापान था या अमेरिका या चीन या रूस? प्रश्न नंबर 93 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, पश्चिमी एशिया शांति वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका अदा करने वाला देश कौन था? तो मध्यस्थ की भूमिका अदा करने वाला देश अमेरिका था। 93 प्रश्न का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 94 पे आ जाएं। इजराइल एवं जोर्डन के बीच समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ? इजराइल एवं जोर्डन के बीच समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ? ये 25 जुलाई 1994 को हुआ या 13 सितंबर 1993 को हुआ या 18 सितंबर 1978 को हुआ या 2 सितंबर 1975 को हुआ? प्रश्न नंबर 94 का उत्तर करने का प्रयास करें और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते भी चलें और अपने दोस्तों के बीच इस सेशन को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और उनसे भी कहें जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ प्रतिभाग करना चाहते हैं, कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे उनको परीक्षा हाल में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अभी कोई विचार नहीं कर रहा है, ऐसे प्रश्नों पर परीक्षा हाल में आ जाता है तो कहीं से आपको किसी यूट्यूब पर पढ़ने को मिल नहीं पाता है और फिर वो प्रश्न आप गलत करके चले आते हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें, देखें, समझें और परीक्षा हाल में अच्छा सा उत्तर करके आवें। तो प्रश्न नंबर 94 में आपको उत्तर देना है। इजराइल एवं जोर्डन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर 25 जुलाई 1994 को हुआ। प्रश्न नंबर 94 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 95 देखें। मिस्र और इजराइल के मध्य सिनाई समझौता किसके कूटनीतिक चातुर्य का परिणाम माना जाता है? मिस्र और अभी से संबंधित प्रश्न ऊपर भी आ चुका है, इसके पहले आ चुका है कि किन देशों के बीच हुआ। अब पूछा जा रहा आपसे मिस्र और इजराइल के मध्य सिनाई समझौता किसके कूटनीतिक चातुर्य का परिणाम माना जाता है? प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन देखते हैं। प्रधानमंत्री बेगिन की कूटनीतिक थी या राष्ट्रपति सआदत की कूटनीति थी या डॉक्टर किसिंजर की कूटनीति थी या यासर अराफात की? तो प्रश्न नंबर 95 मिस्र और इजराइल के मध्य सिनाई समझौता किसके कूटनीति? डॉक्टर किसिंजर के कूटनीतिक चातुर्य का परिणाम माना जाता है। प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 96 पे आ जाएं। अरब इजराइल संघर्ष का प्रमुख कारण नहीं है। अरब इजराइल संघर्ष का प्रमुख कारण नहीं है, तो ये सीमा विवाद है भाई। अरब इजराइल संघर्ष का प्रमुख कारण में सीमा विवाद है। शरणार्थियों की समस्या भी है। हिंद महासागर की शक्तियों की प्रतिस्पर्धा ये नहीं है भाई। अधिकृत अरब देशों को खाली कराना ये भी है। तो प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? ऑप्शन सा, हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा। प्रश्न नंबर 96, अरब इजराइल संघर्ष का प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन सा, हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा। और तीनों कारण प्रमुख हैं। चलिए प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 97 पे आ जाएं। मैड्रिड सम्मेलन 1991 किससे संबंधित है? मैड्रिड सम्मेलन 1991 किससे संबंधित है? पश्चिमी एशिया से, या पूर्वी एशिया से, या दक्षिण एशिया से, या दक्षिण पूर्व एशिया से? मैड्रिड सम्मेलन 1991 किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 97 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। मैड्रिड सम्मेलन 1991 संबंधित है पश्चिम एशिया से। 97 में ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 98 पे आ जाएं। अकावा की खाड़ी की नाकेबंदी का परिणाम था। अकावा की खाड़ी की नाकेबंदी का परिणाम था, क्या परिणाम था भाई? प्रथम अरब इजराइल युद्ध, या द्वितीय अरब इजराइल युद्ध, या तृतीय अरब इजराइल युद्ध, या चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध? प्रश्न नंबर 98 का उत्तर करने का प्रयास करें। अकावा की खाड़ी की नाकेबंदी का परिणाम था तृतीय अरब इजराइल युद्ध। प्रश्न नंबर 98 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 99 देख लें। 99 का भाई प्रश्न, चलिए हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि 99 का प्रश्न क्या है, क्योंकि इसमें आया नहीं है। 99 का प्रश्न है, अरब इजराइल अरब इजराइल संघर्ष से संबंधित मुद्दा नहीं है। अरब इजराइल, प्रश्न नंबर 99 सुन लीजिए। अरब इजराइल संघर्ष से संबंधित मुद्दा नहीं है। तो अब ऑप्शन पे आ जाएं। तेल कूटनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धर्म की भूमिका, या आत्मनिर्णय का मुद्दा, या वैचारिक मतभेद? प्रश्न नंबर 99 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 99 में मुद्दा तेल कूटनीति मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धर्म की भूमिका मुद्दा है। आत्मनिर्णय का मुद्दा है। क्या नहीं मुद्दा है? वैचारिक मतभेद। प्रश्न नंबर 99 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 100 पे आ जाएं। तेल को इजराइल के विरुद्ध हथियार के रूप में कब इस्तेमाल किया गया?
तेल को इजराइल के विरुद्ध हथियार के रूप में कब इस्तेमाल किया गया? प्रथम अरब इजराइल युद्ध के समय, या द्वितीय अरब इजराइल के युद्ध, या तृतीय अरब इजराइल युद्ध, या चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध? तो ये तेल को इजराइल के विरुद्ध हथियार के रूप में कब इस्तेमाल किया गया? प्रश्न नंबर 100 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो प्रश्न नंबर 100 में तेल को इजराइल के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध के समय। तेल को इजराइल के विरुद्ध हथियार के रूप में और चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध के समय इस्तेमाल किया गया। प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 101, तेल निर्यातक देशों का प्रमुख संगठन है। तेल निर्यातक देशों का प्रमुख संगठन कौन सा है भाई? एपेक है, या ओपेक है, या आसियान है, या सार्क है? प्रश्न नंबर 101 का उत्तर करें भाई। तेल निर्यातक देशों का प्रमुख संगठन कौन सा है? तो तेल निर्यातक देशों का प्रमुख संगठन ओपेक है, ओपेक। प्रश्न नंबर 101 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। प्रश्न को जल्दी जल्दी आपके सामने ला रहे हैं कि आपके समय बेकार न जाए। प्रश्न जल्दी जल्दी आपके सामने आएंगे तो आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर ध्यान दे पाएंगे। उसमें हम व्याख्या करते रहेंगे तो आपको व्याख्या से समझ में तो आएगा, पर वो अस्थायी नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में प्रश्न कुछ है, व्याख्या में और भी उसको विस्तार करेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर आपको दे रहे हैं, आपके सामने प्रश्नों का जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं, ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्न देख सकें। तो तेल निर्यातक देशों का प्रमुख संगठन कौन है? ओपेक है। प्रश्न नंबर 101 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। ओपेक का गैर अरब सदस्य, ओपेक का गैर अरब सदस्य कौन है? कुवैत है, या इराक है, या वेनेजुएला है, या सऊदी अरब है? ओपेक का गैर अरब सदस्य कौन सा है? कुवैत, इराक, वेनेजुएला, सऊदी अरब? चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। ओपेक का गैर अरब सदस्य वेनेजुएला है। प्रश्न नंबर 102 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 103 पे आ जाएं। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया? इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया? तो 2 अगस्त 1990 को आक्रमण किया, या 29 नवंबर 1990 को आक्रमण किया, या 28 फरवरी 1991 को आक्रमण किया, या 17 जनवरी 1991 को आक्रमण किया? इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तारीख के साथ किस सन में किया है, तो ये आप उत्तर देने का प्रयास करें। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया? तो इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था 2 अगस्त 1990 को। प्रश्न नंबर 103 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 104 पे आ जाएं। खाड़ी युद्ध किस देश के लिए वरदान साबित हुआ? खाड़ी युद्ध किस देश के लिए वरदान साबित हुआ? इराक के लिए, या अमेरिका के लिए, या कुवैत के लिए, या इजराइल के लिए? तो भाई खाड़ी युद्ध के कारण सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को हुआ है, ये अमेरिका के लिए वरदान सिद्ध हुआ। तो प्रश्न नंबर 104 का
ऑप्शन बा आपका सही होगा। खाड़ी युद्ध किस देश के लिए वरदान साबित हुआ? अमेरिका के लिए यह वरदान साबित हुआ। प्रश्न नंबर 105, नए शीत युद्ध की दस्तक देने वाली घटना। नए शीत युद्ध की दस्तक देने वाली घटना जर्मनी का एकीकरण है, या अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप है, या चीन का वियतनाम पर आक्रमण है, या अमेरिका का हैती में सेना भेजना है? प्रश्न नंबर 105। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 105 का उत्तर दें। नए शीत युद्ध की दस्तक देने वाली घटना अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप है, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे नए शीत युद्ध की दस्तक देने वाली घटना रूस यूक्रेन युद्ध को आप करके आना। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप है, पर अगर रूस और यूक्रेन अब रहेगा विकल्प में, तो आप नए माहौल में रूस और यूक्रेन को आप उत्तर लगाएंगे। प्रश्न नंबर 105 का प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। चलिए भाई, इस 105 के बाद प्रश्न नंबर 106 पे आ जाते हैं। अफगान संकट का एक उल्लेखनीय परिणाम था। अफगान संकट का एक उल्लेखनीय परिणाम क्या था भाई? प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन देखें। एशिया में नवजागरण, तनाव शैथिल को गहरा धक्का, ताशकंद समझौता, वारसा संधि की समाप्ति। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। अफगान संकट का एक उल्लेखनीय परिणाम क्या था? प्रश्न नंबर 106 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, तनाव शैथिल को गहरा धक्का। प्रश्न नंबर 106 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 107 पे आ जाएं। जिनेवा समझौता अप्रैल 1988 किसका समाधान प्रस्तुत करता है? जिनेवा समझौता अप्रैल 1988 में किसका समाधान प्रस्तुत करता है? ये खाड़ी युद्ध का, या क्यूबा संकट का, या पश्चिमी एशिया संकट का, या अफगान संकट का? तो जिनेवा समझौता अप्रैल 1988 समाधान प्रस्तुत करता है अफगान संकट का। प्रश्न नंबर 107 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 108 पे आ जाएं। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने वाला देश। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने वाला देश कौन सा था? सोवियत संघ था, या अमेरिका था, या भारत, या चीन था? अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने वाला देश कौन था? तो हम इसका आपको उत्तर बताते हैं। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने वाला देश सोवियत संघ था। अभी इससे संबंधित प्रश्न इसी सेशन में पहले आपके पास आ चुका है, देखें। अब उसी संबंधित ये प्रश्न, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने वाला देश सोवियत संघ है। प्रश्न नंबर 109 पे आ जाएं। किसी समस्या के समाधान में संयुक्त राष्ट्र को अप्रैल 1988 में सफलता अर्जित हुई। प्रश्न नंबर 109, किस समस्या के समाधान में संयुक्त राष्ट्र को अप्रैल 1988 में सफलता अर्जित हुई? तो ये समस्या अफगानिस्तान और रूस के मध्य हुई थी, और इसमें सफलता हासिल हुई पूछ रहा है। तो अब आपको और ऑप्शन पे नहीं जाना है, क्योंकि इसके पहले आप देख चुके हैं कि रूस और अफगान में रूस ने हस्तक्षेप किया था,
ये समस्या में संयुक्त राष्ट्र को अप्रैल में 1988 में सफलता अर्जित हुई। तो आपका सीधा सा उत्तर होगा अफगान संकट में अफगान रूस समस्या के समाधान में संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता अर्जित हुई। प्रश्न नंबर 109 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 110 पे आ जाएं। विकासशील देशों की आजकल प्रमुख मांग विकासशील देशों की आजकल प्रमुख मांग क्या है भाई? प्रश्न नंबर 110 देखें, यूनेस्को के पुनर्गठन की, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, साम्राज्यवाद उन्मूलन की या न्यास परिषद की समाप्ति की। तो विकासशील देशों की आज प्रमुख मांग है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की। प्रश्न नंबर 110 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 111 पे आ जाएं। अंकटाड का 1996 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? अंकटाड का 1996 में सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये मिडलैंड में हुआ या नैरोबी में या मनीला में या कार्टागेना में? तो प्रश्न नंबर 111 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। अंकटाड 1996 का सम्मेलन मिडलैंड में हुआ था। मिडलैंड। प्रश्न नंबर 111 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 112 गैट के स्थान पर आप किस संगठन गैट का स्थान आप किस संगठन ने ले लिया है? गैट ये व्यापारिक संगठन था, तो गैट का स्थान अब किस संगठन ने ले लिया है? G7 ने या विश्व व्यापार संगठन ने या अंकटाड ने या सार्क ने? प्रश्न नंबर 112 में उत्तर करें तो ये गैट का स्थान आप ले लिया है विश्व व्यापार संगठन ने। गैट का स्थान अब किस संगठन ने ले लिया है? तो विश्व व्यापार संगठन ने। प्रश्न नंबर 112 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष सम्मेलन 1 मई 1974 किस देश से महत्वपूर्ण है? प्रश्न नंबर 113 देखेंगे भाई कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष सम्मेलन 1 मई 1974 है भाई। 1974 है। 1 मई 1974 किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देख लेते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद, निशस्त्रीकरण या मानवाधिकार। प्रश्न नंबर 113 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 113 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष सम्मेलन 1 मई 1974 नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 113 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 114 पे आ जाएं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत नहीं है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत नहीं है। तो विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण है। विश्व सरकार की स्थापना करना ये बुनियादी सिद्धांत नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना ये भी है। विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना भी है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत कौन सा नहीं है? विश्व सरकार की स्थापना करना, इसका कोई विचार नहीं है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विश्व सरकार की स्थापना का कोई सपना नहीं देखा गया है। तो प्रश्न नंबर 114 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 115 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 115
किस नेता ने 9वें सार्क शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा को दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय सार्क में परिवर्तित कर दिया? किस नेता ने 9वें सार्क सम्मेलन में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संगठन साप्टा को दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय सेक में परिवर्तित करने का सुझाव दिया? तो साप्टा का सेक में परिवर्तित करने का सुझाव दिया मइमून अब्दुल गयूम ने, या नवाज शरीफ ने, या शेख हसीना ने, या इंद्र कुमार गुजराल ने? प्रश्न नंबर 115 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो 9वें सार्क शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा को दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय सेक में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था इंद्र कुमार गुजराल ने भाई, इंद्र कुमार गुजराल। प्रश्न नंबर 115 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 116 पे आ जाएं। सार्क के कुल कितने देश सदस्य हैं? सार्क के कुल कितने देश सदस्य हैं? ये 4 सदस्य, या 5, या 6, या 8? प्रश्न नंबर 116 में सार्क के कुल कितने देश सदस्य हैं? तो सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं भाई। प्रश्न नंबर 116 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। एशियान के कुल कितने सदस्य हैं? एशियान के कुल कितने सदस्य हैं? 6 हैं, या 7 हैं, या 9 हैं, या 10 हैं? प्रश्न नंबर 117 का उत्तर करें भाई। एशियान के कुल कितने सदस्य हैं? तो एशियान के कुल 10 सदस्य हैं भाई, 10। ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 117 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 118 देखें। सन 1995 में एशियान का पूर्ण सदस्य बनने वाला देश। सन 1995 में आसियान का पूर्ण सदस्य बनने वाला देश कौन सा था? ये भारत है, या वियतनाम, या जापान, या चीन? प्रश्न नंबर 118 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो 1995 में आसियान का पूर्ण सदस्य बनने वाला देश वियतनाम है। प्रश्न नंबर 118 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 119 पे आ जाएं। आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो आसियान का सचिवालय जकार्ता में है, या काठमांडू में, या हनोई में, या रंगून में? तो आसियान का सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, जकार्ता। प्रश्न नंबर 119 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। जकार्ता रहे ऑप्शन में, या इंडोनेशिया? आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता में स्थित है। प्रश्न नंबर 119 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सार्क का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? सार्क का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। तो ये नई दिल्ली में हुआ, या ढाका में, या काठमांडू में, या थिम्पू में? तो सार्क का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ भाई? ये संपन्न हुआ था थिम्पू में। प्रश्न नंबर 120 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करेंगे, और प्रश्न को जल्दी जल्दी आपके पास भेज रहा हूँ। ये नहीं कि 20 प्रश्न में लगा दें 1 घंटा। हम आपको 1 घंटे में कम से कम 50-60 प्रश्न आपके सामने ले आते हैं। आपको इससे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देख पाएंगे। और ये पूरा होने के बाद रिवीजन क्लास चलाएंगे, उसमें जो
पिछले सालों में पेपर में आ चुके हैं, उन प्रश्नों का संग्रह करेंगे और वो आपके पास हम भेजेंगे। तो चलिए इस प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।